यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के आप सभी भावी अभ्यर्थियों डीपीआईएएस देवप्रयागम आईएएस अकादमी के इस ऑनलाइन और ऑफलाइन मुख्य परीक्षा की रणनीति में आप सभी का स्वागत है। और प्रारंभिक परीक्षा के पश्चात मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, उस रणनीति पर हम आज बेहतर चर्चा करेंगे। उस रणनीति को आपके सामने रखेंगे यूपीपीसीएस 2020 के टॉपर्स श्री ललित मिश्रा जी। आज बताएंगे कि कैसे हम प्राप्त करें अधिकतम अंक। आपकी सफलता के लिए मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का क्या महत्व है और कैसे सामान्य अध्ययन में आपने एक बेहतर अंक प्राप्त किए हैं। और आज यही बताएंगे कि अब 2021 में आपको टॉपर्स बनना है, आपको एसडीएम बनना है, तो आप कैसे अपनी रणनीति बनाएंगे। तो आप ललित मिश्रा जी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। प्रतियोगी मित्रों, जहाँ तक टॉपर्स की बात है वो आपके मेहनत प्रतिभा भाग का एक संतुलन का नाम है। लेकिन जहाँ बड़ी बातें हैं कि हिंदी प्रथम पेपर जो ऑप्शनल क्या कहते हैं जनरल हिंदी है, इसको फोर्थ पेपर इथिक्स, ये दो ऐसे पेपर हैं जहां आप अधिकतम अंक कम समय में कम मेहनत में प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो सारे पेपरों का अपना महत्व है, ऑप्शनल का एक महत्व है, ऑप्शनल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हमको उन बिंदुओं को खोज करना है कि जहां हम दूसरे प्रतियोगी से आगे बढ़ सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। जैसे विशेषकर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वो जनरल हिंदी जो 150 मार्क्स का है उस पे फोकस में उसको 110, 105 इस नंबर के पेंडुलम में ला सकते हैं आसानी से। दूसरी बात इथिक्स पेपर। इथिक्स पेपर एक ऐसा पेपर है जो आपके न तो रैंक को बढ़ाता है, बल्कि आपका सिलेक्शन भी बहुत सिक्योर कर देता है। इथिक्स को हम तीनों पेपर के सातत्य में देखें। पहली बार इथिक्स एक को चौथे पेपर के रूप में ना देखें, 1, 2, 3 के सातत्य में देखें, अर्थात 1, 2, 3 में पढ़े हुए चीजों का भी वहां हम प्रयोग करें। दूसरी बात यह बात केवल न तो चौथे पेपर के साथ है, 1, 2, 3 के साथ भी यही लागू है। जो हम फर्स्ट पेपर में पढ़ते हैं वो सेकंड पेपर के एग्जामिनर को कॉपी जांचते समय ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट पेपर की चीजें आप उसमें लिखते हैं। यदि कोई चीज लिंक है तो उसका भी प्रयोग करिए। थर्ड पेपर का कोई चीज सेकेंड पेपर में लिंक है या सेकेंड पेपर थर्ड पेपर का चीज का कोई लिंक सेकेंड पेपर है, तो चारों पेपर का सातत्य में देखें, मतलब उसी के बढ़ते क्रम में देखें, मतलब कोई अलगाव की स्थिति नहीं, एक सातत्य की स्थिति। चौथे पेपर की मैं बात कर रहा हूं, मैं सभी पेपरों पे आता हूं, बेसिकली मैं चौथे पेपर की बात करता हूं जहां आप आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। क्यों? कम मेहनत में। जितना सिलेबस आप फर्स्ट पेपर में ज्योग्राफी पढ़ेंगे या हिस्ट्री पढ़ेंगे, उससे कम सिलेबस में, उसने कम समय में आप फोर्थ पेपर को, लोग फोर्थ पेपर को इग्नोर कर देते हैं कि इसमें तो हम कुछ भी लिख देंगे। हाँ, ये अन्यों की अपेक्षा इसमें चल जाता है कि कुछ भी लिखेंगे कॉपी भर सकती है, लेकिन अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिस प्रकार आप मेहनत करते हैं उसके कम मेहनत में आप फोर्थ पेपर में आप बहुत अच्छा अंक गेन कर सकते हैं। पहली बात, इस पेपर में कोटेशन का काफी महत्व है। आपको कोई भी चैप्टर है तो उसको लिंक करना है, और इसमें भी फिगर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिगर से, फ्लो चार्ट से। जैसे एक साधारण सा क्वेश्चन है, अगर कंपैरिजन पे क्वेश्चन आता है तो देन आपको सिंपैथी, एम्पैथी और कंपैरिजन का एक चार्ट बनाना होगा कि कैसे प्रगामी स्तर पे कि सिंपैथी है उसका बढ़ता स्वरूप, सिंपैथी है उसका बढ़ता स्वरूप, एम्पैथी है उसका कंपैरिजन है, इसको आप देखेंगे। तो कंपैरिजन का सिविल सर्विस में रोल, इस पेपर में जो भी क्वेश्चन है, यदि आपसे पूछा जाए सिविल सर्विस में इसका रोल क्या है, उस आधार पे बताइए। अदरवाइज आप 2 लाइन 3 लाइन इसके लिए बचाए रहिए कि हर क्वेश्चन को आपको कोशिश करना चाहिए कि पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे हेल्पफुल है आपके सिविल सर्विसेज में। तो कंपैरिजन को आपको लिखना है, तो कंपैरिजन को 2 तरीके से लिखेंगे। एक तो कंपैरिजन को मॉडर्न सिविल सर्विसेज में योगदान क्या है, डे टू लाइफ में क्या योगदान है, फिर इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और महात्मा बुद्ध से। तो आप किसी कोटेशन के द्वारा इसको शुरुआत कर सकते हैं या इसकी तुलना कर सकते हैं।
दूसरी बात, जब भी सिविल सर्विसेज के बेसिक वैल्यूज आए, बेसिक वैल्यूज में जो भी कमेटी बनी है, विभिन्न कमेटियां हैं, नोलन कमेटियां और जो भी कमेटियां हैं, आप उन कमेटियों का रेफरेंस जरूर यूज करें कि कोई भी कंपैरिजन इमोशनल इंटेलिजेंस है तो इमोशनल इंटेलिजेंस की परिभाषा आप दीजिए कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है इमोशनल इंटेलिजेंसी की परिभाषा है, इमोशनल इंटेलिजेंसी क्या है, इसका प्रयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है, तो पहली बार यह बुद्धि के कैसे बढ़ता हुआ क्रम है, इसको एक साइकोलॉजी से ट्रीट करिए। देन इमोशनल इंटेलिजेंसी है क्या, इसको परिभाषाओं के आधार पर ट्रीट कीजिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंस का बेसिक पॉइंट्स क्या, ऐसे क्या 4-5 तत्व हैं उनसे ट्रीट कीजिए। फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी का कैसे प्रयोग करेंगे। हाँ, अब यहाँ एक उदाहरण, एक एथिक्स के पेपर की एक बहुत खासियत है, इसको आप डेली टू डेली लाइफ में जो उदाहरण है या तो फेमस पेपरों में जो उदाहरण बन चुके हैं उनको लिंक करने का प्रयास करिए। ये पूरी योजना टाइप की बना लीजिए कि हमको कहाँ कहाँ से ऐसी चीज़ों को यूज करना है। इमोशनल इंटेलिजेंसी को अब देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंसी का दुरुपयोग भी हो सकता है, ये भी तो एक टर्म्स हो सकता है। इस तरीके से भी अगर कोई भी लड़का अगर इमोशनल इंटेलिजेंसी पे क्वेश्चन आया हो, इमोशनल इंटेलिजेंसी को उसने डील किया कि बुद्धि के कैसे विकास क्रम में ये आया और कैसे बुद्धिलब्धि से ये डिफर करता है, इसके को परिभाषाएं बताई, इसका अनुप्रयोग आपने बताया। देन आपको ये को भी बताना है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी के अभी भी दुरुपयोग की भी अवस्थाएं हो सकती हैं। दूसरी बात, इसके मेजरमेंट के जो मापक बने हुए हैं अभी भी वेल डिफाइंड नहीं है, साइंटिफिक कम है, इनको भी आपका इंगित करना चाहिए, इंडिकेशन करना है, तो आपका एक प्रॉपर आंसर बन सकता है। दूसरी बात, कोटेशन, मतलब कि जो भी प्रश्न आए हैं तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। पहली बात तो अगर उसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या कोई मतलब कि स्टैटिक पार्ट टाइप का कोई भाग है उसको दीजिए, प्लस एग्जाम्पल 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल तो आपने कभी देखा है उसका प्रयोग, अब वो 4-5 लाइन का नहीं हो, 1-2 लाइन में कर सकते, या फेमस बहुत एग्जाम्पल करप्शन पे, इमोशनल इंटेलिजेंसी पे, कंपैशन पे, या जो भी हैं इन पे सोसाइटी में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज पे ऐसे कोई बहुत एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल को आपको कोट करना है। प्लस स्वयं के द्वारा एक परिस्थिति का निर्माण, ये भी आप कर सकते हैं। मतलब 20 क्वेश्चनों में कहीं आप परिस्थिति का निर्माण, ए ने ऐसे किया, बी की सिचुएशन ऐसी थी, ए बी को हाउ टू लिंक, उसको लिंक करना है। फिर उसके बाद हम जहां कोटेशन पे गए तो इस संदर्भ में कोई भी और वाक्यांश है, हिंदी में हो सकता है, संस्कृत में हो सकता है, अंग्रेजी में हो सकता है, इसमें किसी में गांधी जी ने कहा होगा, कहीं किसी में अम्बेडकर जी ने कहा होगा, तो इन सबको की एक आप बुक पहले से ही बना लेनी चाहिए। आपके पास 50, 60, 70 कोटेशन होने चाहिए। कोशिश करिए ऑथेंटिक कोटेशन हो, गजल गीत टाइप का कोटेशन हो, किसी जो ऑथेंटिक कोटेशन है उनको आप लिख लीजिए। जैसे मूल्य पे लिख रहे हैं तो संस्कृत में कई कोटेशन है मूल्यों का, मनुस्मृति के कई कोटेशन है। करुणा पे लिखे हैं तो बुद्ध फिलॉसफी में कई कोटेशन है। अब आप क्या कहते हैं, करप्शन पे लिख रहे हैं तो करप्शन में लिख रहे हैं तो आप करप्शन में जो कमेटियां रिकमेंड की हैं, मानक परिभाषाएं की हैं, उन पे आप लिखिए। बोहरा कमेटी है, संथानम कमेटी है, इन सब कमेटियों ने इन सब का उल्लेख करिए। ये आप तभी कर पाएंगे, ये प्रयोग धर्मी जब होंगे तब। आप जानना, आप पीटी टाइप का जान तो रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग धर्मी तब होंगे जब टेस्ट सीरीज में कई बार और दूसरी बात, एक बात बता दूं, 1, 2, 3, 4 की अपेक्षा 4th पेपर में ज्यादा एज्यूम कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन आएगा। भले क्वेश्चन भले ना आए, टॉपिक हमेशा रिपीट होगा। ऐसा कोई पेपर नहीं होगा 20 में आपका करप्शन से नहीं होगा, बेसिक वैल्यूज से नहीं होगा, वैल्यूज से क्वेश्चन नहीं होगा, इमोशनल इंटेलिजेंसी से नहीं होगा, एटीट्यूड से नहीं। ये 4, 5, 10 क्वेश्चन आपको हैं, कुछ आपके क्वेश्चन ये करप्शन से नहीं होगा। ये 4, 5, 10 क्वेश्चन आपको मिलना है। इधर फिलॉसफी में लगातार 2 साल से गीता फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी में थोड़ा बहुत प्रतीत समुदाय है, बुद्धिज्म का अनेकांतवाद है। अब इन जैसे अभी क्वेश्चन प्रतीत समुदाय अनेकांतवाद पे नहीं आए हैं, अभी जो वेदांत फिलॉसफी से गीता पे क्वेश्चन आए, तो गीता का क्वेश्चन का मतलब है कि कर्म, इसका कर्मवाद, स्थित पर, इनके कोटेशन आपके पहले से होने चाहिए और इनको कैसे यूज करना है। तो बेसिक हमारे जो फिलॉसफी है, जैनिज्म, बौद्धिज्म, इन सब के बेसिक जो टर्म्स हैं, प्रतीत समुदाय, अनेकांतवाद, उनका करप्शन में, उनका डेली टू लाइफ में और सिविल सर्विसेज के में सिचुएशन डीलिंग में कैसे उपयोग हो सकता है, उनको पहले से आपको लिख लेना है। 8, 10, 15
थिंकर का भी आप देख लें, 10-15 थिंकर का, उनके भी कोटेशन आपको पहले से लिखे होने चाहिए। मैंने हमेशा कहा कि एग्जाम्पल दो टाइप से होंगे, एक जो फेमस एग्जाम्पल होंगे जो आपके पास डेली टू में जो आप पेपर में देख रहे हैं नेशनल लेवल पे, ऐसे बहुत से लोग हैं सोशल वर्कर जो काम कर रहे हैं, इन सब का आप नोट करें। प्लस आप कभी हम नहीं कहते कि हर पेपर में हर क्वेश्चन में आप अपने से बनाएं, लेकिन कभी ये भी बना सकते हैं कि सिचुएशन ए में ऐसा किया, बी में ऐसा किया और इसलिए सी ने इस प्रकार का अटेम्प्ट किया। ये इससे आपका मौलिक प्रतिभा का एग्जामिनर आप दूसरे से अलग हो सकेंगे। टेस्ट सीरीज का रोल तो तीनों 1, 2, 3, 4 पेपर में है, लेकिन 4th पेपर में सबसे ज़्यादा रोल टेस्ट सीरीज का है। क्योंकि टॉपिक वही है, क्वेश्चन का स्वरूप बदल सकता है, स्वरूपगत भेद हो सकता है प्रश्नों का, लेकिन टॉपिक जो होंगे वही होंगे। ऐसा कोई पेपर आप देख लीजिए, यूपीएससी का पेपर हो या यहाँ का पेपर हो, वो प्रश्न इमोशनल इंटेलिजेंसी, एटीट्यूड, वैल्यूज, बेसिक वैल्यूज, करप्शन, इनके अलावा कोई प्रश्न नहीं होगा, यही होगा। स्वरूप भेद हो सकता है, थिंकर में 4-5 थिंकर इधर, 4-5 वेस्टर्न के, इंडियन के, इसी पे प्रश्न होगा। तो एक बेसिक जानकारी होनी चाहिए। फिर और आपको एक कॉपी में एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कॉम्प्लेक्स, इंस्टिंक्ट्स, ये जो टर्म्स हैं इनको वेल डिफाइंड परिभाषा आपके पास लिखी हो, इसकी वेल डिफाइंड परिभाषा आप रखे रहें। जहां जरूरत हो एटीट्यूड क्या है, कहीं डिफरेंस हो, ये क्वेश्चन मैथमेटिक टाइप के हैं। एथिक्स पेपर में जो डिफरेंसेस के क्वेश्चन हैं, एटीट्यूड का क्वेश्चन, एटीट्यूड का एप्टीट्यूड से डिफरेंसेस, इंटरेस्ट का एप्टीट्यूड से डिफरेंस, कॉम्प्लेक्स का एम्पैथी सिंपैथी का, कंपैशन का डिफरेंसेस, ऐसे ये क्वेश्चन मैथ हैं, पूरे के पूरे अंक देंगे कि आप पूरे के पूरे नंबर आप उसको डील कर पाएंगे। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी में ज़्यादा आता है, यहाँ पे कम आता है, यूपीएससी में हमेशा कोटेशन से स्टार्ट करके पूछते हैं फिलोसफिकल टर्म्स को, हमारे यहाँ कम करते हैं। तो आप वो जो टर्म आ चुके हैं यूपीएससी में, अब देखिए आपको कोटेशन का एक और तरीका बता रहा हूँ। यूपीएससी का या पीसीएस में जो टर्म्स आ चुके हैं, वो टर्म तो अपने आप में कोटेशन है, उनका प्रयोग करिए, जितना ही प्रयोग करेंगे उतने भी आपके, हाँ, शब्दों का इसमें चयन और शब्द के मतलब आपका पेपर जो हो, कुछ शब्द बेसिकली 50-60 शब्द ऐसे होने चाहिए जो आपको हमेशा मालूम रहे, उन्हीं का प्रयोग करना है। उन्हीं से आपको एक प्रकार से वो चेस में आपके वो शतरंज के वो गोटियां हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको खेलना रहता है। इथिक्स पेपर में और एक ध्यान देना है कि इथिक्स पेपर एक लेंदी पेपर है। पहली बार 20 क्वेश्चन आपको समयबद्ध तरीका करना है। एग्जामिनर स्केल लेके नहीं बैठा है कि पहले पेपर प्रश्नों में आपने बहुत लिख दिया और 5वें पेपर में आपको जल्दी जल्दी 1-3 लाइन में दिख गया। कोशिश करिए पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेके करिए, लेकिन बाद में क्वेश्चन को हल करने के लिए टाइम, घड़ी आपका मार्गदर्शक। हमने इतना टाइम पाया, इतना में करना है। प्रश्न लिखने में बहादुरी नहीं है कि हम कोई प्रश्न है कि उसको कितना अच्छा कर लिए, हमको लिमिटेड, ये झंडी दौड़ है, एक टाइम लिमिट में करना है। ऐसा नहीं कि कोई हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानी है, वो कंपैशन पे बहुत अच्छा काम कर सकता है 2 घंटे में, लेकिन नहीं, हमको विद इन लिमिटेड टाइम में उतना काम करना है। तो 1, 2, 3 क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि उसके बाद जो 17 क्वेश्चन हो बराबर की स्थिति में हो। अक्सर इस पेपर में नंबर कम करने का ये भी एक कारण है कि 10-12 क्वेश्चन आप लिखें, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में इतना कम लिखे हैं, कहीं कम लिखे हैं, कहीं डील नहीं कर पाए, कहीं अप्रोच सही नहीं कर पाए, वो भी क्या कहते हैं दिक्कत करती है। एक बेसिक बात यह है कि इसमें प्रश्न पूछता है, उत्तर अलग है। प्रश्न ही नहीं से आपने इमोशनल इंटेलिजेंसी देखा तुरंत परिभाषा लिखना शुरू कर दिया, नहीं। आप पेपर में आप लाइन लिखे, पूछना क्या जाता है, क्या इसकी प्रयोग धर्मिता पूछ रहा है, क्या इसकी नेगेटिविटी पूछ रहा है, कि इसका विकास क्रम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
उसको देना है। अब एक प्रश्न होता है कि कोई भी क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा विकास क्रम हल्का दे सकते हैं, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट दे सकते हैं, इसमें परिभाषा दे सकते हैं, ये एक कॉमन चीज़ है, ये आपकी चतुराई है कि कहाँ कम से करके एग्जामिनर को दिखा दीजिए कि हम इसको जानते भी हैं, उसको दिखा के भागना जानते हैं, फिर आप अपने मूल क्वेश्चन पे ही टिके रहिए, क्योंकि लड़ाई तो उसी प्रश्न से है, तो उस क्वेश्चन पे आपको जितने अच्छे डील कर पाएंगे वही गुड मार्क्स आपको दिलाएगा। कोटेशन की एक कॉपी बनाइए और वो कोटेशन लैंग्वेज बैरियर में हो, हिंदी में भी हो, अंग्रेजी में हो भी हो, संस्कृत में हो। जहाँ संस्कृत में हो कोशिश कीजिए उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत हो, लेकिन अगर बहुत फेमस कोटेशन है तो उसका अनुवाद नीचे ना लिखा हो चल जाए, ये आपकी समयावधि पे निर्भर है। यदि गीता का कोई सुखेश विगतः, जैसे मान लीजिए कोई संस्कृत बैकग्राउंड का नहीं है, अगर उसने स्थित प्रज्ञ पे कोई स्थित की विशेषता है, सुखेश विगतः स्पृह, मतलब वह सुखों से विगत हो जाता है, स्पृहा नहीं होती, चाह नहीं होती, आपने इसको लिखा, अब इसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत कर दें तो अच्छी बात है, नहीं पूरा कोटेशन इसको कर लीजिए। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन है, उनके कोटेशन एक पहले से, और लेक्सिकन बुक में आप देखिए कि लास्ट वाले पैराग्राफ में 20 पेज में बहुत से कोटेशन है, उन कोटेशन को आप एकदम नोट कर से, हाँ एक क्वेश्चन गांधी फिलॉसफी पे आना ही आना है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब गांधी का दो तरीके से लिखना है, तो इसके तो उनके टेक्निकल फिलोसफिकल टर्म्स आपको याद रहने चाहिए, वो प्रशांत अराजकतावाद हैं और राज्य की कैसी स्थिति में नहीं पाते, उनका हाँ उनके अहिंसा से, बौद्धिज्म के अहिंसा से क्या तुलना है, इसको दिखाना है। वो उनका अराजकतावाद और किसी अराजकतावाद, प्लेटो से अराजकतावाद से कैसे डिफर है, इसको भी आप जितनी चतुराई से दिखाएंगे उतना ही आपको रेफरेंस, एक अच्छे आंसर की सबसे बड़ी विशेषता है वो रेफरेंस कैसे क्रिएट करता है, कि हाँ ये रेफरेंस देखिए, जो भी है देखिए, आप जानना अलग बात है, जो भी आप कोटेशन लेंगे उसका आधार क्या है। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी है जिसका आधार दीजिए ना, आपने जो वाक्य दिया उसका आधार देना चाहिए, मतलब कि हम इंडेक्स देख लीजिए हमारा, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इसको इन जितना ही आधार पे। अच्छा, जब तक आप इनको लिख के नहीं पढ़ेंगे, आपने बहुत पढ़ा पीटी का में जो पढ़ा है बहुत सब जानते हैं, जब तक आप नहीं करेंगे कि ये हमारा चार्ट है कि इमोशनल इंटेलिजेंसी पे ये हम इंडेक्स डाल पाएंगे, ये हम कोटेशन डाल पाएंगे, ये हम इसका नेगेटिव एस्पेक्ट डाल पाएंगे, ये रेफरेंस आगे यूज कर पाएंगे, जब तक आपके पास एक लिखा नहीं होगा, ये क्या कहते हैं, तब तक आप लिख नहीं पाएंगे वहाँ फिर वो भूल एकदम वहाँ आप भूल जाएंगे। दूसरी बात, इस पेपर में टेस्ट सीरीज का इतना रोल है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हर पेपरों में तो निश्चित है, इस प्रश्न का है, आप चाहिए तो बिना कुछ लिखे भी लिख लीजिए, कभी कभी ऐसा भी होता है बिना कुछ लिखे थोड़ा सी भी जानकारी में आप अच्छा नंबर पास आते हैं, हो सकता है, लेकिन इसको जितने इसमें प्रश्नों को पैराग्राफ में, चार्ट्स में कैसे तोड़ना है ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जान तो रहे हैं कोरोना के बारे में, कैसे कम समय में और कैसे कई सेगमेंट्स में बांट के लिखना है उसको आपको देखना है। एक सामान्य सा क्वेश्चन पीसीएस में आ जाता है कि हम पैराग्राफ में लिखेंगे कि पॉइंट्स में लिखेंगे। देखिए पैराग्राफ में 20 क्वेश्चन नहीं कर सकते और केवल पॉइंट में 20 क्वेश्चन लिख के भी आप अच्छे नहीं लग सकते। कुछ क्वेश्चन की डिमांड्स ही होती है कि पैराग्राफ में डील होना चाहिए, कुछ क्वेश्चन की डिमांड ही होती है कि वो 1-2 वाइज फ्लो चार्ट में डील हो। ये आपको एग्जामिनर को देखना कि भैया हम सब कुछ जानते हैं, किसी प्रश्नों में आप दिखाइए जो क्या कहते हैं कि हम पैराग्राफ में जानते हैं, और कुछ में आपने जल्दी से पूछा है, मतलब कि एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है तो 1, 2, 3 में दिखाइए। मतलब एग्जामिनर के पास सारे स्टाइल आपके पास हों कि भाई हम एक चीज़ से बंधे नहीं। हो सकता है कि वही इंटेलेक्चुअल थॉट का टीचर है, वो खुशवंत सिंह स्टाइल में आपको पैराग्राफ में देता है। देखिए एक अच्छा निबंध, अच्छा लेखन तो पैराग्राफ में ही होता है, ये नो डाउट, ये वेल ट्रुथ है, लेकिन हमको वही करना है कि हम समयावधि में खेल रहे हैं। हमारी निबंध प्रतियोगिता नहीं है, हमारी भाषण प्रतियोगिता नहीं है कि हम कितने कम समय में ज़्यादा लिख पा रहे हैं, ये भी है। इस वजह से पैराग्राफ के साथ साथ आपको फ्लो चार्ट में लिखने की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ये तभी कर पाए। आप कितना भी 30 मार्का है, आप सोच रहे हम सब कर लेंगे, ये कुछ नहीं, इसमें तो 20 क्वेश्चन आते हैं, इसको तो अंतिम में पढ़ना है। और कभी कभी ऐसे भी उदाहरण मिल जाते हैं कि 10 भी दिन पढ़े बहुत अच्छा नंबर पाए, इसको छोड़ दें। इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में जैसे 1, 2, 3 आपने अपनी स्टडी में
सोचिए, जैसे 1 2 3 को टाइम दिया, कि हमने 4th पेपर को टाइम दिया, उतना ही टाइम दीजिए, उतना ही टाइम, इतना कम में आपको नंबर। हिंदी मीडियम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है तो क्या कहते हैं 4th पेपर, इथिक्स है, नेट, क्योंकि इसमें आप न तो रैंक सुधारेंगे, रैंक सिलेक्शन श्योर नहीं करेंगे, बल्कि रैंक रिफॉर्म करने का भी यही मंत्र है। आप किसी को भी पीछे कर सकते हैं। कुछ पेपरों में है कि आपकी सीमाएं हैं, 3rd पेपर में आपकी सीमाएं हैं, क्योंकि कई विषयों से संबंधित क्वेश्चन है उसमें। हालांकि ये भी फिलॉसफी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इन सब से संबंधित है, लेकिन वे अंतर्गुम्फित प्रक्रिया में हैं, सब जैसे इंटर कोरिलेटेड हैं। इंटर कोरिलेशन आपको दिखाना भी है। यहाँ के जीएस के जो फर्स्ट पेपर, अच्छा कुछ पेपर आप कॉमन देखिए, 2nd पेपर का कुछ चीज़ें यहाँ कॉमन है, यहाँ तैयार करेंगे वहाँ सही होगा, तो इसमें ध्यान रखना है। मैं तो इसके जो बेसिक पिलर्स हैं, कोटेशन तैयार करे रहिए, कोटेशन का सही प्रयोग करिए, हर क्वेश्चन में देखिए 4 डिमांड पूरा कर रहा है कि नहीं, इसका ऐतिहासिक विकास क्रम, दूसरा इसका सिविल सर्विस में उपयोग, इसमें एग्जाम्पल कैसे हैं, एग्जाम्पल 2 टाइप्स के होंगे। एक एग्जाम्पल तो आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं कि अमुक स्थिति में ये, अमुक स्थिति में ये सिचुएशन में ऐसे डील किया इसलिए ऐसा हुआ, और एक कोटेशन ऐसे होंगे जो ऑलरेडी पहले से ही आपको रखे होंगे, मिले होंगे, उनका प्रयोग प्लस जीएस का प्रयोग। फिर हर टर्म का आप ये भी दिखाइएगा कि अभी इन संदर्भ में, जैसे चाहे एटीट्यूड हो और चाहे इमोशनल इंटेलिजेंस, ये विकास क्रम की अवस्था में हैं। अभी इनके अनुप्रयोग जो हैं भले टॉपिक के रूप में विकसित हो चुके हैं, लेकिन अनुप्रयोग की दशा में हैं। इस वजह से अनुप्रयोग के संदर्भ में क्या खामियां हो सकती हैं उसको भी लिखना है आपको। तीसरी बात, फिलोसफिकल जो एस्पेक्ट है, बौद्धिज्म, जैनिज्म, इनके जो टर्मोलॉजी है, ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएं अनेकांतवाद तभी आपको नहीं लिखना है, प्रतिसमुत्पाद तभी नहीं लिखना है, इसका अन्य प्रश्नों को डील करते समय उनमें आपको भी लिखना है, उन प्रश्नों को डील करते समय भी आपको लिखना है। रणनीतिक चर्चा के संदर्भ में अगर हम कहें, देखिए किसी भी परीक्षा में चयन की कई दशाएं होती हैं। जो व्यक्ति प्रतियोगी होता है वह उस समय दशाएं निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन जो सेलेक्ट हो जाता है, हो सकता है वो भी प्रतियोगी है, प्रतियोगी से कम जानता भी है, ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ आउटलाइंस निकल जाती हैं। तो जहाँ तक मैं हूँ और इतने दिन का अनुभव है, मैं साझा कर रहा हूँ। विशेषकर एक आजकल द्वंद्व हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का चलता ही रहता है, बच्चों में भ्रम रहता है। निसंदेह इंग्लिश मीडियम के लड़के बहुत अच्छे हैं, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रहती है, उनके पास मैं कई इंग्लिश मीडियम के हमारे फ्रेंड हैं, वो बहुत अच्छा करते हैं और उनके नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हिंदी मीडियम के बच्चों को अगर और अच्छा करना होगा, विशेषकर यूपी पीसीएस में भी यह स्थिति देखने को मिली है कि हिंदी मीडियम के बच्चे पिछड़ रहे हैं, तो उनको मनन मंथन करना पड़ेगा। केवल यह प्रकार का दोषारोपण कि वो कम लिख के हो जाते नहीं, जो इंग्लिश मीडियम का बच्चे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी है, उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, उनके नोट्स अच्छे हैं, उनके पढ़ने के तरीके अच्छे हैं। अब हमको देखना है कि देखिए, हर व्यक्ति को, हर योद्धा को युद्ध में विजयी होने के लिए, विजय प्राप्त करने के लिए उसकी एक अपनी रणनीति होगी। हर क्रिकेटर के कुछ अपने टर्म्स होंगे, एक अपनी स्टाइल होगी जहां हम अच्छा खेल सकते हैं। अब आप देखिए कि जैसे सामान्य हिंदी का पेपर, ये ऐसा एक विस्तृत नभ है जहां आप अधिक से अधिक 115 नंबर तक आप आसानी से पा सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करके। हाँ, अब ये प्रश्न होता है कि पहले जो 115 नंबर मिल जाते थे 2-3 साल पहले इजीली लोगों को मिला करते थे, अब स्थिति आप 18, 19 से 20 से देखेंगे अब 100 को छूना कठिन हो गया है। इसलिए इस पे ध्यान देंगे। इसको भी अगर 2 तरीके से तोड़ दें तो एक ग्रामर प्लस एक्सप्लेनेशन, ग्रामर प्लस एक्सप्लेनेशन 2 भाग में है। अब ग्रामर के क्वेश्चन तो वही बार बार आ रहे हैं, केवल मुहावरा को छोड़ के। तो ये जो भ्रम की स्थिति आप पाले हैं कि हम ग्रामर पढ़ के अंतिम दिन जाएंगे और अपने पुराने अंक 2013-14 से मूल्यांकन करेंगे, हमारे 13-14 में तो पाते थे, मार्किंग पैटर्न तब ज़्यादा था, अब कम हो चुका है, इसको आप मान लीजिए। तो केवल ग्रामर पोर्शन, नो डाउट ग्रामर पोर्शन तो आधार भूमि है, उससे तो आप करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन पोर्शन पे भी ध्यान देना होगा, विशेषकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए।
पहले बार इसके जो एक्सप्लेनेशन का भाग है उसमें भी आप इसको कंपैरेटिव लिख सकते हैं। यदि नेचर पे रिलेटेड कोई पोएट्री है, देन नेचर रिलेटेड कोई कोटेशन है, देन आप उसको यूज करिए। अब इसको भी देख लीजिए, पेपर देखिए, ये पेपर किस पे होंगे? वैल्यूज पे आता है, जो भी व्याख्या के पोर्शन है। एक तो लिटरेचर पे होगा, भाषा सुधार पे होगा, भ्रष्टाचार निवारण पे होगा, प्रकृति पे होगा। इन 4-5 पे 5-6 एक बेसिक खाका है, इन्हीं पे पैसेज आपके होंगे, उनकी व्याख्या। इनसे रिलेटेड पोएट्री अब हिंदी में, अंग्रेजी में, कहीं भी हो, उनको आप यूज करें। अब ऐसा नहीं कि व्याख्या का आधा बस आपका रिलेशन ही हो। आपने कोई भी व्याख्या, अगर प्रकृति पे कोई है कि प्रकृति है, इसका स्वरूप ऐसा है, तो प्रकृति से रिलेटेड आप सुमित्रानंदन पंत, कालिदास, शेक्सपियर देन यूज कर सकते हैं कि देखिए इस सेम प्रकार का भाव साम्य जिसे कहते हैं आप लिख सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि लड़के का तो भाव साम्य बहुत ज़्यादा लिख दें, आपको बोझिल नहीं करना है। अलंग ये इसकी सहायता सामग्री है, इसको एलिवेट करना है, इसको और परिष्कृत करना है। ये नहीं कि वही है। एग्जामिनर आपकी व्याख्या पे नंबर देगा, आपकी इसमें इसको भी आप अन्य कोटेशनों से, उससे रिलेटेड पोएट्री से अच्छा कर सकते हैं। ग्रामर का पोर्शन आप जानते हैं, ग्रामर के आए हुए क्वेश्चन रहते हैं, उसको रटिए। लेकिन अगर इसको शुरुआती 50 नंबर पे आप ध्यान नहीं देंगे तो देन बढ़त नहीं बना पाएंगे, देन आप बढ़त नहीं नंबर पाएं। इस 50 नंबर्स का जो ग्रामर से इतर है, ग्रामर में वाक्य प्रयोग है। हाँ, वाक्य प्रयोग तो अब उसको आधुनिक स्तर पे लिखें, मतलब उसके अगर क्या कहते हैं, आधुनिक पे लिखने के बावजूद भी कभी कभी देखते हैं लोग बहुत ही टेक्नोलॉजी पे लिख देते हैं, बहुत ज़्यादा IR पे लिख देते हैं। लिखिए उतना जो एक हिंदी का प्राध्यापक समझने में सहज हो। आप ऐसे टर्मोलॉजी का प्रयोग ना करें, आप नाटों का उल्लेख नहीं कर पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ तक जाइए, मतलब जो ऐसे हो जो एक आदमी सहज हो, भावगम्य हो। आप करप्शन पे कर सकते हैं, कुछ नेशनल इश्यूज पे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप अपने ऑप्शनल की स्टैटिक टर्मोलॉजी यहाँ नहीं यूज किए। बहुतों का है कि इसमें इस टर्मोलॉजी का यूज है, टर्मोलॉजी का उतना यूज किया जिससे एक हिंदी का प्राध्यापक सामान्य जनजीवन में घटित घटनाओं से वह अंतर संबंधित हो, वहीं पर आप लिखें। निबंध जीतने के लिए भी सहायक है, हार से बचाने के लिए भी सहायक है। निबंध में बहुत कम नहीं होना है, हालांकि निबंध के बहुत फिक्स फार्मूले में बांधना कठिन है, लेकिन फिर भी अब इसको निबंध जितना, देखिए पहली बात तो PCS UP BCS के निबंध हमेशा, निबंध भले ना रिपीटेड हो, टॉपिक हमेशा रिपीटेड है, तो उन टॉपिकों पर आपको तैयार करना है। वहाँ भी आपको डायमेंशन से लिखना है, कंपैरेटिव लिखना है, एनवायरनमेंट पे लिखना है तो एनवायरनमेंट पे रोल कितना है, सोसाइटी का रोल क्या है, स्वयं का रोल क्या है, सरकार का कितना रोल है। एक आशा संचारी अंत होना चाहिए कि क्या होप हो, होप छोड़ दीजिए, प्लस उसको भी कोटेशन से एक अच्छा लगता है। कोटेशन की 2 विशेषताएं, एक ही पेज में 3 कोटेशन ना हो। कोटेशन की एक विशेषता हो कि बहुभाषावाद हो, उसमें हिंदी में हो, संस्कृत में हो, अंग्रेजी में भी हो। इसमें कोई परिभेद नहीं कि आप अंग्रेजी नहीं लिख सकते हैं, यह भ्रम है। मतलब कि आप हिंदी का पेपर दें अंग्रेजी में नहीं, हाँ आप उसको अनुवाद प्रस्तुत करिए। इफ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फार बिहाइंड लिख रहे हैं, मान लीजिए शैली का कोई कोटेशन है, देन आप उसका अनुवाद लिखिए कि नहीं ये कह रहा है। संस्कृत के श्लोक लिख रहे हैं, उसका अनुवाद लिखिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते जैसे मान लीजिए फेमस है, इसके अलावा जो भी कोटेशन लिखे, मान लीजिए कृषि पे है, अन्न वही कृषि, यजुर्वेद की लाइन है, आप उसको लिखिए और उसका नीचे कोटेशन लिखिए। ये इंग्लिश मीडियम में भी है, अगर अंग्रेजी में लिखे उसका हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करिए, हिंदी में लिखे तो अंग्रेजी में प्रस्तुत करिए, अंग्रेजी में है तो हिंदी इसको प्रस्तुत करें। ये हो गया सामान्य हिंदी, जहाँ आप अच्छा हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ 20 नंबर की आप बढ़त कर सकते हैं। मतलब NT से STM की यात्रा है। निबंध में आप, ये भी अभ्यास धर्मी विषय है, जितने अभ्यास करेंगे उतने ही आपको पैराग्राफ में बदलने में, कभी कभी होता है एक ही पैराग्राफ में लिखते गए हैं, एक ही मैटर को ज़्यादा लिख दिए, नहीं, ये तभी कर पाएंगे जो पहले से लिखे होंगे। जितने पहले से लिखे होंगे उतने से, जितने कई बार प्रयोग कर चुके हैं उतना। GS 4th पेपर को पहले बात कर चुका हूँ।
ये सबसे स्कोरिंग पेपर है, यहाँ सबसे अच्छे नंबर। दूसरी बात, ये और पेपर के टीचर 2-2 विषय के हो सकते हैं, 3-3 विषय के हो सकते हैं। इसमें बेसिकली फिलॉसफी के टीचर हैं। फिलॉसफी बहुत ही रिच थॉटफुल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको अच्छे नंबर्स, अच्छे नॉलेज से ज़्यादा नंबर मिल सकता है। शब्दों का प्रयोग जरूरी है। हाँ, केस स्टडी पे एक आ जाते हैं। केस स्टडी यूपीएससी में ज़्यादा आता है, हमारे यहाँ कम आता है, कम भी आया है। और डायरेक्ट केस स्टडी है हमारे, तो केस स्टडी के जितने पैटर्न हैं, 3-4 पैटर्न आप देखे होंगे, बुक में होंगे, 3-4 पैटर्न को आप देखे रहिए। कैसे केस स्टडी पूछी है उस पे हिसाब से समय के अनुसार डील। कभी कभी लोग बेकायदे चार्ट बना दिए, अब उसको डील नहीं कर पाए। तो जो केस स्टडी मेन बात पूछता है उसको एक हाईलाइट करके लिख देना कि इस सिचुएशन में ये क्या होगा। आपने इसको नहीं लिया, इसमें इनहेरेंट वैल्यूज दिखा दिए, इसमें क्या कहते जो कि इसमें शेयर होल्डर्स हैं उनका नाम दिखा दिए, सारा इसमें क्या डायलेमा है ये भी बता दिए। 4-5 पेज भर गया, एक पेज डायलेमा दिखा दिए, मॉरल इश्यूज क्या इसमें उठे हैं इसको दिखा दिया आपने, इसके स्टेक होल्डर के हैं सब दिखा दिए, पेज भर गया। और इसने पूछा है कि इस सिचुएशन में रमेश क्या करेगा, उस पे अब मौन है, उस एक लाइन पे लिखा है, इस पे नंबर मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ये हाँ, ये तरीका अच्छा है, लेकिन ये यूपीएससी के लिए तरीका अच्छा है, जहां ये आपसे पूछता भी है कि इसमें क्या इथिकल वैल्यूज क्या हैं, क्या क्या द्वंद्व निकल रहे हैं, क्या क्या मतलब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन सा व्यक्ति प्रभावित है, और आप अपनी राय हैं, और आप अपनी राय ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, इसको भी बताइए। वहां प्रश्नों का स्वरूप देख के आपको अपनी केस स्टडी डील करनी है। प्रश्नों का स्वरूप क्या है? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आपको डायरेक्ट डिसीजन दे लेना है कि जैसे यूपीएससी में कई क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि इनके इन पक्षों पे बात करिए और ये इसके इतर पक्ष जो होते हैं वो क्यों नहीं हो सकते, इसके और संभावित उत्तर क्यों नहीं हो सकते। यहाँ आपको दिखाना है, कम शब्दों में दिखाना है, आपको फोकस उस बात पे है कि जो पूछा है कि इस सिचुएशन में ए क्या करेगा, ये क्या करेगा। अब ए क्या करेगा पूछा है, तो इसमें जस्टिफिकेशन आप दीजिए, ये करना चाहिए और ये नहीं करता तो ये मतलब मॉरल इश्यूज आ सकता है, ये करा है तो इस प्रकार से अपने सिविल सर्विसेज या जिस भी सिचुएशन में है उसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसमें एक विकल्प दे सकते हैं। तो कोशिश करना चाहिए आप इथिकल वैल्यूज क्या हैं वो दिखाइए, मॉरल वैल्यूज क्या हैं, स्टेक होल्डर्स दिखाइए, लेकिन आपको फोकस होना है कि इस केस स्टडीज में बेसिक क्वेश्चन क्या है, उससे कैसे डील किया गया है, उस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसने क्या मांगा है, उस पर आपके केस स्टडीज हमारे यहाँ कम आता है। अब पिछले बार भी 2 आया, 1 आया। हाँ, एक बात ध्यान दीजिए कि केस स्टडीज हमारे यहाँ रिपीट भी हो सकता है, तो आप रिपीट करें। हाँ, केस स्टडीज में भी कोटेशन, जैसे अब इतना तो जान सकते हैं, जैसे इस पेपर में, फर्स्ट पेपर में पैसेज में मैंने कहा कि ये लिटरेचर होगा, ये इन्वायरमेंट से होगा, मॉरल वैल्यूज से होगा, भाषा सुधार पे होगा, लैंग्वेज रिफॉर्म पे होगा, बेसिकली यही है। यहाँ भी हैं केस स्टडी, इन्वायरमेंट केस स्टडी पे ध्यान दीजिए, करप्शन केस स्टडी, डायलेमा केस स्टडी, इन सब टाइप के केस स्टडीज के अपने अपने कोटेशन हैं, अपने जो थिंकर हैं, थॉट हैं वो। अब अच्छा, फर्स्ट पेपर के जो थॉट वाले पोर्शन आपने जो पढ़ा है उसको यहाँ प्रयोग करिए। प्रतीत समुत्पाद बौद्ध है तभी नहीं लिखा, अनेकवाद आएगा तभी नहीं लिखना है, उनके 4 अरसद तभी नहीं लिखना है, उनके अष्टांगिक मार्ग तभी नहीं लिखे हैं, उनका जो मोक्ष 3 मार्ग हैं उसको तभी नहीं लिखना है, वेदांत फिलॉसफी तभी नहीं लिखना है, गीता तभी नहीं लिखना है जो प्रश्न पूछा है। इनका अनुप्रयोग पक्ष अगर कहीं भी मिलता है, चाहे वो केस स्टडी हो चाहे कोई भी प्रश्न हो, उनके अनुप्रयोग पक्ष को आप जरूर लिखेंगे। तो ये आपका 4th पेपर है। अगर क्रम से देखा जाए कि कहाँ आप जीएस सेकंड पेपर इसके बाद ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि स्टैटिक होता है, क्वेश्चन कंफर्म होते हैं कि ये आ सकते हैं, तो जीएस सेकंड पेपर पे आप ध्यान सकते हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर में आप हिस्ट्री ही ना पढ़ते रहिए, हिस्ट्री बड़ा है लेकिन क्वेश्चन 1-2 आएगा। अब इसमें सोशियोलॉजी को भी आपने सोशल वाला पार्ट भी देखना है,
फिर उसके बाद थर्ड पेपर एक कठिन पेपर होता है हिंदी मीडियम के लिए, तब भी आप इसमें अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इसमें इतना मार्क्स कम ना हो जाए कि आपको इसका संतुलन बिगड़ जाए, इसमें आप इसको बचाना है। वैकल्पिक विषय एक विभिन्न प्रकार की विभिन्नता है, जीताता तो मैच यही है वैकल्पिक विषय। अब स्केलिंग, नॉन स्केलिंग, विभिन्न प्रकार के टर्म हैं, किसी में नंबर बढ़ता है कहीं बढ़ता है। कोशिश करिए कि आपकी वैकल्पिक विषय इतना नंबर आजकल 240 नंबर 250 नंबर पाके भी एसडीएम आसानी से बना जा सकता है। अगर इन पेपरों पे ध्यान है, कोई जरूरी नहीं कि 300 नंबर पाने की जरूरत है, पूरी कोशिश लगाइए, जान लगा दीजिए उसमें अपने ऑप्शनल पेपर में। लेकिन कम से होने के बाद यहाँ सब इन सब पे अगर ये आपने इसमें किया है और यहाँ अगर 40 नंबर 50 नंबर की आपने बढ़त बना ली है, देन आप सेलेक्ट हो जाएंगे, लिस्ट में नाम होगी। और यहाँ पे भी अगर बराबर की लड़ाई लड़ लेते हैं देन यू विल बी एसडीएम, आप एसडीएम हो जाएंगे। शेष अगले क्रम में और विषय वाइज हम इस पे बातचीत कर लेंगे। अभी तक जो मैं एक जनरल आउटलुक जो कि 24 को एग्जाम है, इसके बाद अच्छा हाँ 24 की एग्जाम के बाद तुरंत आपको लगना है टेस्ट सीरीज में। रिजल्ट का वेट करेंगे तो आप पहले 30 नंबर तो वहीं खो दिए हैं, पहले दिन से आप लग जाइए टेस्ट सीरीज में। कभी कभी होता है ये मन में भाव होता है कि पढ़ लेंगे तब पढ़ तो इस जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि वो अनंत है, विस्तृत है, नॉलेज की कोई परिधि नहीं है, सीमा नहीं है, सीमांकन नहीं है। इस वजह से जब भी है आप उसको पढ़ना शुरू किए। हम पढ़ लेंगे हमारा ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान तो कभी नहीं हो जाएगा। ज्ञान तो एक विस्तृत टर्म है जीवन के संदर्भ में ज्ञान। तो आप शुरू कर दीजिए, हम थोड़ा सा ही लिखेंगे, हम प्रयास करेंगे, हमारा जो पोर्शन, हमारा ये पोर्शन सही हम ये लिखें, वैसे हम लिखना शुरू कर देंगे। अब लिखेंगे नहीं, गेम दौड़ का भी है, नॉलेज के साथ साथ दौड़ का है, कितने क्वेश्चन समय पे पूरा कर पाना, सही से डील कर पाना, अब इसका भी दौड़ है। ऑप्शनल नहीं है कि इसमें नॉलेज ज़्यादा देखा, रिचनेस देखा जाता है, और ये ऑप्शनल के अलावा इसमें यह है कि कितने समय में कितने अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, कि इसमें शब्द संयोजन आपका कितना अच्छा है, उस पर आप करते हैं।